डियर स्टूडेंट्स, पिछले रिवीजन को आपने बड़ा ही पॉजिटिवली लिया और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। और व्यूज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि आप लोग वाकई काफ़ी सीरियस हो। इसी तरह अपनी सीरियसनेस, अपना जो टेम्पो है इसको बना करके रखिए। और अगर बनाए रखें तो स्वाभाविक रूप से आपके एग्जामिनेशन के बहुत बेहतरीन होने का कोई डाउट है नहीं हमको। आप तो पहले से ही रेडी हो। थोड़ा सा उसको खाली क्या करते हैं, जैसे परत बैठ जाती है धूल का, उसको हम लोग झाड़ते रहना है और कुछ करना नहीं है। तो चलो हम लोग इसके रिवीजन को फिर से सेकेंड क्लास को हम लोग रिवाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और आप लोग क्या करो, कम से कम कमेंट के थ्रू हमको ये बताओ कि सर ये नंबर क्वेश्चन हमको डाउट है और इसको क्लियर कर दीजिए। तो संभव होगा अगले वीडियो में हम उसको क्लियर कर दिया करेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहोगे तो हमको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगी, ताकि हम और इससे बेहतर कर सके। तो कम से कम कमेंट के थ्रू हमको इन्फॉर्म करते रहा करो कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी कमेंट में आप मेंशन करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट कर पाए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको आप ध्यान से बनाते जाओ रिवीजन को हर दिन एकदम सीरियसली। एकदम यू विल हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड बी रेडी। आपको तैयार रहना है हर हालत में कि एग्जामिनेशन में यू हैव टू हिट द बुल्सआई। आपको एकदम निशाने पर मारना है और लक्ष्य पर एकदम निशाना साध देना है, और एकदम पूरा भरोसा है साधोगे ही, अच्छा करोगे ही। उसके लिए ज़्यादा डाउटफुल आपको खुद से नहीं रहना है। मैंने हमेशा कहा है, आपको खुद पर डाउट है, हमको आप पर डाउट बिल्कुल नहीं है। आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, इसका हमको पूरा भरोसा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा हट रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने शिकायत की है कि सर जब आप बना देते हो उसके बाद हम लोग उसको देख ही लेते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो मैं बोर्ड पर से हट रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन यहाँ पर पॉज करके फिर बनाना और फिर आगे वीडियो देखना कि क्या सर उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो मैं हट रहा हूँ, आप देख लो, इसको पॉज कर लेना। पहला क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्वेश्चन टेक्स्ट सेक्शन से है, आई एम वेटिंग फॉर यू। आपको याद है मैंने कहा था कि जब अफर्मेटिव रहता है तो हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन टेक्स्ट में निगेटिव करना होता है, और निगेटिव को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना होगा। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, जो कि जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो जब एम रहेगा ना तो उसका आप निगेटिव क्या करना, आर लगाना, यानी आरंट आई होगा। एमंट आई या और कोई ऑप्शन नहीं काम करेगा। आपको क्या करना है, आरंट आई लिखना है। तो एम रहने पर हम सही जवाब इसका क्या होगा, आरंट आई। अगला देखते हैं, सी डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस मैटर। सी डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस मैटर। यहां डिड नॉट है, निगेटिव में है। कुछ ही सेकंड पहले मैं यही चर्चा कर रहा था कि अगर निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में चेंज करना है, और अगर अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव में चेंज करना। तो ऊपर वाला क्या था, अफर्मेटिव या पॉजिटिव जो भी कहो वो था, तो इसलिए हमने यहाँ नॉट लगाया था। यहाँ डिडंट है तो आप यहाँ नॉट ना लगा करके इसकी सहायक क्रिया क्या है, डिड। तो डिड के हिसाब से नॉट खाली हटा दो, यहाँ क्या हो जाएगा, डिड सी, डिड सी। अगला देखते हैं, डू नॉट लाफ डैश द पुअर। डू नॉट लाफ डैश द पुअर। एट लगाएंगे, गरीबों पर मत हंसो। जिसको हम लोग टारगेट करते हैं, जिसको हम निशाना करते हैं, जिस पर हम लक्ष्य करते हैं, अगर उसके साथ पर लगा है, सेंस दे रहे हैं पर का, उस पर के लिए ऑन या किसी अन्य प्रपोजिशन को लगाने की जरूरत नहीं है। आपको वहां क्या लगाना है, एट। तो डू नॉट लाफ एट द पुअर। अगला देखो, ही हैज नो कंट्रोल। लुक एट दिस वर्ड, कंट्रोल। Along with control, you must use over, only over. He has no control over his children. उनका अपने बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कंट्रोल के तुरंत बाद आपको ओवर का प्रयोग करना है। अगला देखते हैं, अतुल had put, I had made you write a preposition on, and in the case of on, I had made you understand that put on means पहनना होता है। put on मतलब क्या होता है, पहनना। तो पुट के साथ आप ऑन लगा लो, हिंदी क्या होगी, अतुल हैड पुट ऑन अ ब्लैक शर्ट। अतुल ने क्या पहना था, एक काली कमीज पहनी थी। अगला देखते हैं 6 नंबर, कैटल डैश ग्रेजिंग इन योर फील्ड व्हेन आई रीच देयर। लुक एट द सेंटेंस वेरी इंटेंटिवली, वेरी केयरफुली, एंड यू विल ऑब्जर्व द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज कैटल। कैटल को हम लोग हिंदी में मवेशी कहते हैं। एंड
When I was teaching you subject verb agreement syntax, I had made you write a point that some nouns are always considered plural. कुछ नाउन हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं, उनका सिंगुलर नहीं माना जाता है. जैसे पुलिस हो गया, पेरेंट्स हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया, ये हमेशा प्लूरल होंगे. और प्लूरल के साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी उसकी क्या होगी, प्लूरल होगी. तो हम यहाँ प्लूरल क्रिया ढूंढते हैं. तो कौन कौन सा प्लूरल है? एक तो वर है ही, दूसरा आर है, हैज बीन नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में भी आपको मैंने बताया था हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है. तो हैज बीन का पत्ता कट गया, वाज भी सिंगुलर ही होता है. यानी हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी का. तो सही जवाब है ए. तो ऑब्वियसली यू विल आस्क मी सर व्हाई नॉट बी, कि ए ही क्यों, बी क्यों नहीं? इसका कारण एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ो. कैटल डैश ग्रेजिंग इन योर फील्ड व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा. यानी कि वन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड द वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट. और आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर व्हेन, व्हाइल ये सब लगा रहे और उसका एक पार्ट सिंपल पास्ट हो तो एक पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस में हमें लिखना होता है. तो व्हेन आई रीच्ड देयर, आई के बाद देखो ये क्या है, रीच्ड, V2 है. यानी कि अगर ये सिंपल पास्ट है तो एक पार्ट किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज या वर होती है, इसलिए हमने यहाँ किसको चुना है, ए नंबर, वर को. अगला देखते हैं. आई डैश दिस बुक लास्ट मंथ. ये देखो ये वर्ड हिंट दे रहा है आपको कुछ, और हमको लगता है कि जिनका दिमाग काफी तेज है, हाँ, माचिस के बाती के तरह, तिल्ली के तरह, अगर नहीं कहते अपने बिहार में मेहा गया है, अगर मेहाया नहीं है, उसमें अगर दम है और माचिस जला सकते हो, यानी आपको थोड़ा सा भी याद है, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, एगो जैसे पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स दिया हो, जिससे कि पास्ट का पता. अच्छा, लास्ट मंथ मतलब क्या हुआ, पिछले महीने. तो पिछला महीना किसको बताता है, भविष्य को, वर्तमान को, या भूतकाल को? तो आप कहोगे सर भूतकाल को. तो जब भूतकाल दर्शाने वाले शब्द दिए रहे तो वो सेंटेंस नॉर्मली सिंपल पास्ट में होता है. और सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्रिया का दूसरा रूप लिखना है. तो चलो देखते हैं क्रिया का दूसरा रूप कहाँ है, सी नंबर. और सारे रूप को आप देखना. कई दफा क्या होता है, ऑनलाइन की ये हमारी मजबूरियां हैं कि हम वीडियो को काफी लंबा कर नहीं सकते, इसलिए थोड़ा फास्ट रहते हैं. लेकिन हमको लगता है कि मेरे साथ आप कदम ताल कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्लास में इतना अच्छा ढंग से आपको ये सारी चीजें बता दी हैं कि हल्का हल्का खाली आपको हिंट देने की जरूरत. अगर भूल भी रहे हो, ऐसे भूलोगे नहीं, ज्यादातर सही ही बनाओगे, लेकिन अगर भूल रहे हो तो हल्का हिंट देने की जरूरत है और आप आराम से निकाल लोगे इसको. आगे देखते हैं. ही डैश बिफोर वी रीच देयर. एक चीज याद रखिएगा, बनाया तो है ही आपने, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर कंजंक्शंस के तौर पर बिफोर या आफ्टर लगा हुआ है और वह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स मतलब दो वाक्यों का युग्म हो, तो वैसे कंडीशन में दोनों में से एक वाक्य सिंपल पास्ट होता है और एक वाक्य पास्ट परफेक्ट होता है. आपको एग्जाम में खाली ये देखना है कि अगर सिंपल पास्ट दिया हुआ है तो निश्चित रूप से एक पार्ट पास्ट परफेक्ट में होगा, या पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो निश्चित रूप से दूसरा पार्ट सिंपल पास्ट में. तो चलो इस सेंटेंस को देखो. ही डैश बिफोर वी रीच देयर. देखो ये यहां सेंटेंस को, वी रीच देयर, वी के बाद तुरंत V2 है, तब देयर है. अब आप कहोगे सर देयर इज ए कंफ्यूजन इन माई माइंड, एंड द कंफ्यूजन इज दैट sometimes I become confused in understanding the difference between V2 and V3. Like reached is also V2 and V3 both. reached सर V2 भी होता है और V3 भी हो. हम कैसे जाने सर कि ये V2 है या V3 है? मैंने पहले भी ये बात कही है, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर वी के तुरंत बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव रहता तो आप समझ जाते ये जो reached है वो क्या है, V3 है. लेकिन अगर वी के बाद कोई सहायक क्रिया ना होकर के सीधा क्या है, रीच्ड लिखा हुआ है, कंफर्म रखो वो V2 है, और V2 केवल सिंपल पास्ट में लगता है. तो अभी क्या मैंने बताया था आपको कि अगर सिंपल पास्ट दिया रहेगा तो एक पार्ट पास्ट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट यानी हैड और V3 दिया रहेगा तो एक पार्ट सिंपल पास्ट. तो यहां सिंपल पास्ट है दिया हुआ
तो आपको चुनना किसको है? पास्ट परफेक्ट को। अब पास्ट परफेक्ट मतलब होता है हैड और क्रिया का तीसरा रूप, हैड और क्रिया का तीसरा, बी नंबर सही है। ही हैड गॉन बिफोर वी रीच देयर, हम लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही वह चला गया था। अगला देखते हो, देखो यहां ऑलवेज आपको लिखा गया है कि अगर सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम ये सब है, और अगर आपने नहीं लिखा है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने उसको भेजा है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप उसको देखो, ये नोट्स टेंस वाला, तो आप उसमें जाकर के देखना, बहुत सारे हिंट्स दिए हुए हैं। तो हिंट में क्या दिया है? ऑलवेज रहे, सेल्डम रहे, नेवर रहे, हार्डली रहे, ये सब वर्ड रहने पर नॉर्मली सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा। और सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट के साथ क्रिया का या तो पहला रूप या तो पांचवा रूप। तो यहाँ सी है, सी के साथ आपको पता है हमें पांचवा रूप लगाना है, तो पांचवा रूप कौन सा है? पहला। शी ऑलवेज टेल्स अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलती है। और नीचे प्लीज हेल्प अस, इसको बदलना है हमको किसमें? पैसिव में। तो मैंने आपको सिखाया है इस केस में क्या करना, केवल प्लीज को हटा देना। अब प्लीज को हटा करके उसके जगह पर क्या लगा देना? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लगा लेना। उसके बाद कुछ नहीं करना, प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा लेना, और जो है बचा हुआ वही लिख देना। यानी क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प अस, यानी सही जवाब है सी नंबर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प अस। अगला देखते हैं, बाय हुम वॉज दिस पेन ब्रोकन, इसमें आपको पैसिव में बदलना था, इसमें पैसिव में है और इसको किस में बदलना है? एक्टिव में। अब यहां देखो कि आप कहोगे सर हम कैसे जान जाएंगे कि ये कौन टेंस में है? सहायक क्रिया को देखना। यहां देखो सहायक क्रिया क्या है? वाज, वाज और वर सिंपल पास्ट के एक्टिव को पैसिव बनाने में हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ वाज लगा हुआ है, निश्चित रूप से इसका एक्टिव जो होगा वो सिंपल पास्ट होगा। तो चलो ढूंढते हैं सिंपल पास्ट कहाँ है। हु ब्रोक दिस पेन, यही है, क्योंकि आगे देखो हु हैज ब्रोकन, तो हैज लगा है प्रेजेंट परफेक्ट, हु विल फ्यूचर हो गया, हु ब्रेक्स ये सिंपल प्रेजेंट हुआ, यानी एक ही हिस्सा है ए नंबर जो सही है, हु ब्रोक दिस पेन। और वो आपने किसकी वजह से पकड़ा? वाज की वजह से। जैसे आपने देखा वाज वर्ड लगा है, निश्चित रूप से उसका एक्टिव क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। आते हैं नरेशन वाला सेक्शन में। They said honesty is the best policy, उन लोगों ने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। नरेशन में एक सेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, नैसर्गिक सत्य जो काल से परे होता है, यानी जो कभी बदलता नहीं है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये क्या है? मैंने शाश्वत सत्य, ये कभी बदलने वाला। आज से 100 साल, 1000 साल हरिश्चंद्र महाराज के समय भी यही सही था, भगवान राम के समय भी यही था, कृष्ण भगवान के समय भी यही था, आधुनिक समय में भी वही है, और आने वाले हजारों साल तक एक ही बात कंफर्म है, ईमानदारी सर्वोत्तम। अगर आप ईमानदार हो तो कुछ सेकंड के लिए कुछ पत्थर हीरे की तरह चमक सकते हैं, लेकिन हीरे का सौंदर्य तब पता चलता है जब वो अंधेरे में होता है, तब आपको समझ में आता है वो कांच था और ये हीरा। ईमानदारी एक ऐसा अवयव है जो हीरे को चमका देता है, जो अवसर देता है हीरे को चमकने का। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। याद रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है कि कोई शाश्वत सत्य जो कभी बदलता, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 + 2 = 4, इस तरह की कोई बातें रही जो कभी बदलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अपना पीठ थपथपाना, अपने आप को खुशनसीब मानना एग्जाम में कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। दे सेड है, सेड लिखो, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाओ, और जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जो है वही उतार दो। They said that honesty is the best policy. They said that honesty is the A नंबर सही है।
इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आप नरेशन का जो नॉर्मल नियम है उसके हिसाब से इज को वाच कर देते तो हिंदी अर्थ क्या निकलता? उन लोगों ने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति थी, यानी कहने का मतलब पहले थी, अब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति नहीं रही बल्कि उसके जगह पर बेईमानी सर्वोत्तम नीति हो गई है। ऐसा नहीं कर सकते, वो हमेशा कायम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगला देखते हैं। चलो आगे थोड़ा सा किताब से। डैश ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। किस आदमी ने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक सशक्तता का औजार दिया, ज्ञान की एक बहुत ज्यादा भंडार दिया और अनुभव तो उनके पास था ही। वो कौन सा आदमी था जो कि मानसिक, कौन से राष्ट्रपति थे जो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और अनुभव के आधार पर तीनों के खान थे? तो वो एक थे और उनका नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। अगला देखते हैं। इरुडेशन मीन्स, इरुडेशन का मतलब क्या होता है? इरुडेशन मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, विशद ज्ञान, किसी भी चीज का बहुत जबरदस्त जानकारी होना, उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इरुडेशन। अगला देखते हैं। द पास्ट इज नॉट डैश, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। पास्ट क्या नहीं है? पास्ट क्या नहीं है? इट इज अलाइव। अलाइव मतलब होता है जिंदा और डायनामिक्स में ऊर्जा से भरा हुआ। तो पास्ट क्या नहीं है? पास्ट मरता और स्थिर नहीं रहता, स्टैटिक नहीं रहता, जड़वत नहीं होता। पास्ट जिंदा रहता है, पास्ट हमको धकेलता रहता है, पास्ट हमको झकझोरता रहता है, हमारा भूतकाल। जब आप वीर कुंवर सिंह के बारे में सुनते हो और जब आपको मालूम पड़ता है कि एक 80 साल के बुजुर्ग ने भयानक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, हाथ के जख्मी हो जाने पर अपने हाथ को काट करके गंगा मैया को अर्पित कर दिया, तो उस बूढ़े आदमी की जवानी आपको झकझोरती है, याद दिलाती है कि तुम उसी मिट्टी के हो, तुम्हें निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। तो पास्ट कभी मरता नहीं है, पास्ट लो हमें जिंदा रखता है, हमारे गौरव को बताते रहता है और पास्ट में किए हुए बुरे करतूतों को भी बताते रहता है। जब जयचंद की कहानी आप सुनते हो तो आपको एक सबक मिलता है कि मैं भी कोई ऐसा काम ना करूं कि आने वाली पीढ़ी मुझे जयचंद के नाम से पुकारे। तो यानी कि पास्ट की बुराई आपको सतर्क करती है और पास्ट की वीरता, बहादुरी, अच्छाइयाँ हमारे अंदर प्रेरणा भरती है। पास्ट कभी मरती नहीं है। तो चलो इसका सही जवाब क्या होगा? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। पास्ट कभी मरता नहीं है या स्थिर नहीं रहता। डैश, डैश इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्रीय उद्देश्य का सबसे प्रमुख औजार क्या है? यानी अगर किसी ए नेशन हैज टू बी ग्रेट, इट मस्ट फोकस ऑन इट्स एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी नेशन को ग्रेट होना है तो हर हालत में उसको अपने शिक्षा प्रणाली को सुधारना ही होगा। दुनिया भर में आप जाकर के देख लो, जिन देशों में पुस्तकों और शिक्षकों का सबसे ज्यादा वैल्यू है, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, उन देशों के विकास को पंख लग चुके हैं। और जिन देशों में शिक्षकों को कुत्तों के भरोसे समान समझा जाता है, पुस्तकों को कूड़े की वस्तु मानी जाती है, वह देश दौड़ता नहीं बल्कि रेंगता है। वी क्रॉल, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द सिविक थिंग्स and all these things are only taught by our great gurus and teachers. So कहा गया कि सबसे अगर कोई बेहतरीन चीज है किसी देश को महान बनाने में, वो है एजुकेशन। जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि शिक्षा से ही किसी देश का विकास हो सकता है। आगे देखते हैं। डैश इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। वो कौन सा राज्य है जो युवा तो है लेकिन यहाँ के लोग क्या हैं? यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट। एंशिएंट को हिंदी में पुराना, प्राचीन, जो भी कहो वो कहा जाता है। तो पुराने लोगों का नया राज्य कौन सा है? तो अब आप में से ज्यादातर लोग ढूंढ रहे होंगे बिहार को, झारखंड को, त्रिपुरा को। और अगर मैं ये कहूं कि ये तीनों ऑप्शन गलत है, इंडिया होगा सही जवाब, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में एक दुविधा होगी, सर इंडिया तो देश है, वो राज्य कैसे हुआ? तो लेट मी टेल यू, अगर आपने नागरिक शास्त्र का सही ढंग से अध्ययन किया है तो नागरिक शास्त्र में एक शब्द है और उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेनिटी और हिंदी में संप्रभुता। जब तक किसी राज्य को संप्रभुता प्राप्त ना हो वो राज्य नहीं कहलाता।
अब आप कहोगे सर संप्रभुता किसको कहते हैं? जिसकी अपनी सेना हो, जिसकी अपनी वित्त नीति हो, जिसकी अपनी विदेश नीति हो। अब आप में से कोई हमको बताएगा कि बिहार की अपनी सेना है क्या, बिहार की अपनी वित्त नीति समझो, मुद्रा है क्या, विदेश नीति समझ ही रहे हो कि इंडिया जाए भाड़ में, लेकिन अगर दोस्ती करनी है बिहार को तो वो पाकिस्तान से करेगा, चाइना से करेगा। नहीं, जो दुश्मन है भारत का वही दुश्मन है बिहार का, वही दुश्मन है यूपी का, वही दुश्मन है झारखंड का या अन्य किसी राज्य का। क्योंकि हमारी विदेश नीति तय होती है केंद्र सरकार के द्वारा, रक्षा नीति तय होती है केंद्र सरकार के द्वारा, और मौद्रिक नीति, मुद्रा भी तय होती है, वित्तीय नीति किसे? केंद्र। चूंकि हम किसी भी राज्य के हाथ में ये पावर नहीं है तो वो राज्य नहीं है, राज्य की इकाई है, राज्य भारत है। तो इंडिया इज ए यंग स्टेट, इसका सही जवाब होगा इंडिया। कहाँ गया? हाँ, डी नंबर, इंडिया। अब कहोगे ये क्यों कहा सर आपने युवा? देखो, हम लोग 1947 में आजाद हुए थे, और जब ये भाषण दे रहे हैं जाकिर हुसैन 1967 था, और 1947 और 1967 के बीच में 20 साल का फासला था। किसी देश के जीवन काल के लिए वो बहुत अल्प शासन अवधि होती है, वो बहुत छोटी सी अवधि होती है। तो वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि 1947 के पहले का भारत अलग भारत था, जो राजे महाराजाओं और विदेशी आक्रांताओं के द्वारा शासित था। लेकिन 1947 के बाद लोकतंत्र, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, जिसका मालिक कौन हुए? प्रजा। तो उसके पहले प्रजा के हाथ में कुछ नहीं। अगर प्रजा अपने राजाओं के खिलाफ कुछ बोलती तो हाथी के पैर के नीचे कुचल दी जाती या तोप के मुहाने में बांध के उड़ा दिया जाता था। लेकिन अभी आपकी क्या स्थिति है? आप नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अपने प्रधानमंत्री का पुतला जला लेते हो, मुख्यमंत्री का पुतला जला लेते हो, सरेआम चौक चौराहे पर बैठ करके अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ कई बार अपशब्द भी बोल देते हो, फेसबुक में भी वो चीज़ अपलोड कर देते हो। लेकिन आपको कोई हाथी के पैर के नीचे दाबने वाला अब नहीं है, क्योंकि आप मुखर हो, आप ही राजा हो, प्रजा ही अब राजा हो गई। तो 47 के बाद व्यवस्था बदल गई, इसलिए वो कहते हैं यंग स्टेट है, लेकिन लोग तो वही पुराने हैं। आगे है, डैश इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोएट। किसको मेटाफिजिकल पोएट का, पराभौतिक कवि किनको कहा जाता था? जॉन डन को। आगे देखते हैं, डैश इज कॉल्ड द पीपल्स पोएट। जन कवि किसे कहा जाता था? तो वाल्ट व्हिटमैन को। डैश इज कॉल्ड द वार पोएट। युद्ध कवि किनको कहा जाता था? तो रूपर्ट ब्रुक को। एकदम युवा थे, 27-28 साल के, और इन्होंने युद्ध पर आधारित कविता, जो सोल्जर, द सोल्जर आपके बुक में कविता है उनकी, वो उन्होंने लिखी है। मैच द फॉलोइंग में देखते हैं क्या है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, 1 नंबर किसने लिखा है? टी.एस. एलियट ने। सी। 2 स्नैक किसने लिखा है? अरे ये तो मिटा हुआ, सॉरी, डी.एच. लॉरेंस। किसने लिखा है? 2 स्नैक किसने लिखा है? डी.एच. लॉरेंस, यानी डी। 3 नंबर फायर हिम किसने लिखा है? के.की.एन. दारूवाला ने। 4 नंबर एन एपिटाफ किसने लिखा है? वॉल्टर डिला मेयर ने। ई नंबर। और 5 नंबर माय ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा है? कमला दास। बी नंबर। आ जाओ थोड़ा सा ट्रांसलेशन बना लेते हैं। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, ता है, सिंपल प्रेजेंट है। द सन सिंगुलर है, तो सिंपल प्रेजेंट में जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना होता है। द सन राइजेज, राइज मतलब होता है उगना, लेकिन राइजेज होगा क्योंकि सिंगुलर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। 2 नंबर वह सुबह से भूखा है। कब से भूखा है? सुबह से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पार्ट 2 मैंने पढ़ा है, तो पहले बनाइए। वह भूखा है लेकिन सुबह से है। ही हैज बीन हंग्री, ही हैज बीन हंग्री सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। 3 नंबर वे लोग अभी तक नहीं आए हैं। अपने दिमाग में दौड़ाना, मेरे बोलने से पहले तुम तुरंत दिमाग की बत्ती जला लो। वे लोग अभी तक नहीं आए हैं। आए हैं कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, आ है, ए है। हैव लगाना होगा, तो दे हैव, दे के साथ हैज नहीं होता, हैव होता है। दे हैव नॉट
अ कम, क्योंकि हैज हैव के साथ भीतरी लगता है तो कम का तीसरा रूप भी कम ही होता है। दे हैव नॉट कम, कॉमा दे दो, अभी तक का होता है येट, दे हैव नॉट कम येट। 4 नंबर, मैं क्या कर सकता हूं, बच्चों जैसा है, पहले क्या लिख लो, व्हाट, सकता हूं है तो कैन लगाओगे, व्हाट कैन आई, करना का अंग्रेजी होता है डू, व्हाट कैन आई डू। 5 नंबर, आपने उसे कहां देखा, पूछ देखिए वाक्य का, पूछ यानी अंतिम देखो, देखा। मैंने कहा भी था आपको कि अगर नॉर्मली पूछ गायब हो जाए वाक्य का तो समझो वो सिंपल पास्ट है। पूछ मतलब हूं, हाँ, था, थे, थी, नॉर्मली 99% होता है। तो आपने उसे कहां देखा, सिंपल पास्ट, तो पहले कहां, WH लगा लो, वेयर। सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया तो डिड है, WH के तुरंत बाद तो सहायक क्रिया लगती है, वेयर डिड यू। जानते हो डिड लगने के बाद क्रिया V1 हो जाती है, सी, वेयर डिड यू सी हिम। यही है आपका 5वां ट्रांसलेशन। नीचे अभी आपको 3 दिन की तैयारी के लिए 3 दिन टाइम दे रहे हैं, ये ऐसे तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बताते जाएंगे। द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, ये 3 दिन के अंदर रेडी करके रखो, फिर हम आपसे वीडियो पर ही बात करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं जिसको जहां कोई दिक्कत होती या कोई सुझाव हो तो वो जरूर कमेंट्स के थ्रू हमको इन्फॉर्म कीजिए, सर अगले वीडियो में ये होना चाहिए, ताकि हम अगले वीडियो को आपके अनुसार बना सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।